किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज बृहस्पतिवार है। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पतिवार को कृषि दर्शन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होता है और फोन इन के माध्यम से आज के विषय से संबंधित जानकारी हम आपको विशेषज्ञ से दिलवाते हैं। किसान भाइयों, पहले कहा गया था कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, कि जिस राजा के राज में प्रजा अगर दुखी है तो उस राजा को नरक का भागी होना पड़ता है। लेकिन आजकल प्रजातंत्र है, न कोई राजा है किसान भाइयों, न कोई प्रजा है, सरकार है और जनता है। सरकार जो है वो केवल जनता के लिए है और जनता के हितों को ही ध्यान में रख के सरकार करती है, सारे काम करती है, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे नीति के माध्यम से हो। तो किसान भाइयों, खरीफ की फसल हमारी आ रही है, तो सरकार खरीफ के लिए कौन सी कृषि नीति अपनाई है कि हमको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। तो इस विषय से संबंधित आप जो भी जानकारी चाहते हो, फोन उठाइए, हमको फोन कीजिए, हम आपकी जानकारी दिलवाएंगे। हमारा फोन नंबर है किसान भाइयों 0522 220 5756, 0522 2288 698 और टोल फ्री नंबर है 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, खरीफ की कृषि नीति, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी श्री देवाशीष पंडा जी, प्रमुख सचिव कृषि, हमारे बीच में पधारे हैं। पंडा साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, अब हम लोग जानकारी लेते हैं खरीफ की कृषि नीति। साहब, सबसे पहले एक चीज ये बताइए कि किसानों के हित के लिए, जैसे अपना प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान देश है, देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के हित के लिए इस खरीफ की फसल आने वाली है, सरकार की क्या नीति है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, हमारे किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? देखिए, प्रदेश सरकार बहुत ही चिंतित है किसानों का जो माली हाल है उसमें सुधार हो। और जैसे आपने कहा कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवार खेती के काम से जुड़े हुए हैं और कुल मिलाके 3.5 करोड़ परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खेती और एग्रीकल्चर के काम में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जब माली हालत में सुधार होगा तो प्रदेश का भी जो अर्थव्यवस्था है वो भी और मजबूत होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले प्रदेश सरकार ने एक कृषि नीति तैयार किया है जो अगले 5 साल तक इसको अंजाम दिया जाएगा। ये कृषि नीति है, वर्ष 2013 ये अनुमोदित हुआ मंत्रिपरिषद द्वारा। अब इसका क्रियान्वयन भी हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं कि किस ढंग से ये न केवल कृषि के बारे में इस पे चर्चा है बल्कि जो अलाइड सेक्टर है, मतलब कृषि पर आधारित और जो जैसे आपका पशुपालन हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, उद्यानीकरण हुआ, ये सब इसके पूरा एक समग्र विकास किस ढंग से हो उसके बारे में सरकार ने ये नीति बनाई है। जहां तक इस वर्ष आगामी जो खरीफ है ये एक महत्वपूर्ण फसल है और इसको हम बढ़ावा देने के काम भी कर रहे हैं। और जो हमने अपने आप के लिए जो लक्ष्य रखा है प्रदेश के लिए वो ये है कि इस बार एक बम्पर फसल हो, धान का, मक्का, बाजरा, ज्वार और जो मोटे अनाज है, इसके अलावा जो हमारे दलहन और तिलहनी फसल है। हमने कुल जो लक्ष्य रखा है लगभग 191 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है खाद्यान्न के लिए और तिलहन के लिए लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार कुल हम लगभग 193 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है कि ये उत्पादन होगा, ये पैदावार होगा। और हमने सभी फसलों में उत्पादकता में भी वृद्धि हो, इसके लिए भी हम लोगों ने एक रणनीति बनाई। अब ये कैसे हासिल होगा इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि अच्छा साहब, एक दर्शक हैं गौरव जी गोरखपुर से, वो जानना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी कृषि नीति के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी गौरव जी, प्रश्न करें। हेलो, नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि नीति लागू हुई है तो आम जनता के पास कब तक पहुंचेगी? जी साहब, ये गौरव जी ये जानना चाहते हैं जो कृषि नीति सरकार ने लागू की है ये आम जनता तक कब तक पहुंचेगी, ये इसका कार्यान्वयन कब तक हो जाएगा? देखिए गौरव जी, ये कृषि नीति ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये सरकार ने इसकी ऑलरेडी घोषणा कर चुकी है। ये जो हमारा वेबसाइट है कृषि विभाग का, उस पर ये उपलब्ध है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं उसके माध्यम से। और इस कृषि नीति जो हमने अगले 5 साल के लिए बनाया है उसका क्रियान्वयन भी
हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी योजनाएं और भी आएंगे आपके सामने, जिसके तहत जो हमने रणनीति बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका जो उद्देश्य है, उसका हम समय से पूर्ति कर सकें। और इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कृषि का विकास दर है उसमें वृद्धि हो। हमने इसके लिए लक्ष्य रखा है कि 5% से अधिक कृषि विकास का दर में वृद्धि हो, और जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका एफिशिएंट यानी उसका अधिकतम उपयोग हो, सही ढंग से उसका उपयोग हो, क्योंकि वो एक स्केर्स रिसोर्स है। इस प्रकार का एक रणनीति के तहत न केवल कृषि बल्कि कृषि पर आधारित जो और हमारे व्यवसाय हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हैं, बागवानी है, आपका पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन, ये सबको उसको इस कृषि नीति में शामिल किया गया है। जी अच्छा, तो साहब हम लोग खरीफ के बारे में बात कर रहे थे, तो खरीफ के जो कृषि निवेश हैं जैसे बीज है, खाद है या कृषि यंत्र हैं, इनको हमारे किसान भाइयों को कैसे उपलब्ध कराया जाएगा और समय से कैसे उपलब्ध होगा, इसके बारे में सरकार ने क्या रणनीति बनाई है? ये देखिए, इस वर्ष जो है हम लोगों ने जो तैयारी की है, एक व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी समीक्षा के बाद हम लोगों ने ये तैयारी की है कि जो खाद की उपलब्धता है हम लोगों ने अभी से, जैसे डीएपी, एनपीके, वो 100% जो हमारा लक्ष्य है उसके मुताबिक हमारे पास आज की तारीख में 9 लाख मीट्रिक टन से अधिक हमारे पास खाद अपने भंडारों में उपलब्ध है। अभी आज की तारीख में, जो कि हमारा पूरा खरीफ की जो आवश्यकता है उससे अधिक है, 9 लाख मीट्रिक टन। इसी प्रकार यूरिया आज की तारीख में हमारे पास 7 लाख मीट्रिक टन मौजूद है हमारे भंडार में, प्राइवेट में और कोऑपरेटिव में। मैं किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, वो आज भी चाहें जाके अपना खाद लेके आएं और जो आवश्यक है खाद, उसके मुताबिक वो खाद को लेके अपने प्रयोग में ला सकते हैं जब उनको सोइंग के से पहले उसका उपयोग। मतलब ये है कि जरूरत पड़े तो प्रयोग करने, पहले से अगर व्यवस्था है तो लेकर के, क्योंकि हमने पहले से ही उनके लिए व्यवस्था किया है ताकि उनको अंतिम क्षण में उनको किसी प्रकार की एंजाइटी ना हो कि मिले ना मिले, कमी है कमी है या किल्लत है, कोई किल्लत इस प्रकार की कोई नहीं। पिछले खरीफ में, पिछले रबी में भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि खाद की कोई कमी ना हो, और किसान भाइयों ने भी हमारे जो गोष्ठियां आयोजित की जाती है उसमें भी उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा साहब, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, तब तक एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सुनते, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? क्या सुना मेरी सैतन को? किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन किसी सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी खत्म हुआ। तभी मैं सोची कि आजकल मुश्किल बहुत प्यार के आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में बोलने छुपाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे खरीफ कृषि नीति और जानकारी दे रहे थे श्री देवाशीष पंडा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि खाद की उपलब्धता के बारे में, और एक दर्शक इसी बीच में फोन लाइन पर हैं कौशाम्बी से, विनोद कुमार जी कौशाम्बी से। जी विनोद कुमार जी, प्रश्न करें। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं हरित क्रांति योजना के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सर अपने जनपद कौशाम्बी में RTI फाइल किया था। वहाँ पर जो योजना से मिलने वाले अनुदान राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक चलता है इनका योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जी जी, और हरित क्रांति योजना, उस पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है सर कि उन योजनाओं के अनुदान सर वहाँ कृषि विभाग को निदेशक खा जाते हैं। जी जी जी, योजना का लाभ नहीं देते हैं। साहब, ये विनोद कुमार जी कौशाम्बी में हैं। इन्होंने जन सूचना अधिकार के तहत कुछ जानकारी ली थी हरित क्रांति के बारे में, तो वो चाहते हैं कि हरित क्रांति में ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसमें क्या है, क्या कौन सी योजना, इसमें क्या दिया जा रहा है साहब? देखिए, ये योजना जो है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में, जनपदों में वहाँ के जो उत्पादन है, उत्पादकता है, उसको कैसे जो भारत के शेष अंश के साथ बराबर हो, इसके लिए एक विशेष योजना, एक विशेष रणनीति के तहत ये भारत सरकार ने एक योजना बनाई है और हमारे यहाँ 38 जिलों में वो उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। आमतौर पर देखा जाए जो धान का उत्पादन है ईस्टर्न इंडिया में, यानी जो पूरा भारत में कमी है, वो न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि आसाम, उड़ीसा, बंगाल, ये सबको शामिल करते हुए उन्हें एक विशेष योजना, और उस विशेष योजना के तहत अगर आप जनपदवार जाएंगे तो जनपद में कहीं सॉइल कंडीशन जो अलग है और वहाँ की जलवायु अलग है, कहीं जलमग्न की स्थिति है तो कहीं सूखे की स्थिति है, तो कहीं फ्लडिंग की भी स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है। तो उसको निपटने के लिए उस पे किस प्रजाति का बीज बोना चाहिए और उस पे कब खाद का प्रयोग होना चाहिए, कौन सा तकनीकी वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े। और इसके लिए एक तो डेमोन्स्ट्रेशन है, किसान डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो और किसान प्रेरित होकर प्रदर्शन होगा और उससे प्रेरित होकर वो उस जो तकनीक है उसको अपनाएंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगा। तो एक तो प्रदर्शन का काम है। दूसरा, किसानों को थोड़ा सहूलियत देने के लिए सरकार जो है उसमें बीज में अनुदान दिया जाता है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना होता है, सूक्ष्म तत्व है, जिंक सल्फेट है, जो कृषि रक्षा आपके रसायन है और जो आपके दवाएं हैं, कीटनाशक, इन सब पे अनुदान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वैरायटी है वो सही वैरायटी और सही तकनीक अगर अपनाया जाए तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और इस कार्यक्रम का फोकस उसी के ओर है। जी जी जी। अच्छा, और जहां तक जो श्रोता ने एक प्रश्न उठाया, अगर इनको वहां के आप डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करें
और मैं उनको हिदायत करूंगा यहां से कि वो आपको सारी सूचनाएं दें और आपको इस योजना के तहत अगर आप पात्र हैं तो आपको उसका निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा, पूरा उस क्षेत्र के जनता को भी लाभ मिलेगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उपनिदेशक कृषि से संपर्क करें। और अगर आपको वहां से रिलीफ नहीं मिलता है तो हमसे भी संपर्क करें। जी, कोई समस्या हो तो जनपद के उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। जी। अच्छा साहब, इसी बीच में एक बाराबंकी से दर्शक हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, ये भी कुछ जानना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, प्रश्न करें। हेलो, हाँ सर, मैंने उससे मिलता हूँ पसौगी बाराबंकी से। जी मिश्रा जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि किसान अगर मछली पालन करना चाहता है लेकिन उसके पास तालाब में तारा तो सरकार जो सामान्य लोगों को पट्टा नहीं देती, तो ये चाहता हूँ कि सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जाए, किसानों को पट्टा दिया जाए सामान्य जिसे मछली पालन कर सके। जी। अच्छा साहब, ये जानना चाहते हैं मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों को पट्टा देने या उसमें क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, इसके बारे में जानना। देखिए, इसमें मैं विस्तार से इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मत्स्य विभाग का ये कार्यक्रम वो चलाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वहां जो असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक फिशरीज होंगे या जिलाधिकारी से आप संपर्क करेंगे। इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं और नए नए कार्यक्रम भी मत्स्य पालन विभाग उसको चला रहा है, तो आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको निश्चित जानकारी उसमें मिलेगा और आप जरूर मत्स्य पालन का काम करें। जी। अच्छा साहब, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, बीज के बारे में बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? क्या सुना मेरी सौतन को? किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझको इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आइए नम दीदी। अरे चाची, चच्चा बच्चा सब ठीक है ना? जी जी। और माँ का पहला गाढ़ा दूध पिला दिया ना? नहीं, हमारे यहाँ माँ का पहला दूध नहीं पिलाते। हाँ, ये गाढ़ा दूध अच्छा नहीं माना जाता, फेंक देते हैं उसे। ये गंगा जल है ना? हाँ। क्या इसे फेंक देती हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक। माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी? बिल्कुल। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। तो चारों बातें याद है ना आपको? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मंजू बिटिया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, 6वां महीना चल रहा है ना। अरे बाबूजी, आराम करूंगी तो काम कैसे खत्म होगा? तू आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। मैं भी कर दूंगा। गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मैं शपथ लेती हूँ कि जब मेरी बहू गर्भ से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ अपनी गर्भवती बहू को पूरा पौष्टिक आहार दूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडा, दूध और फल खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा।
3 6 महीने सिर्फ स्तनपान और 4 फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ब्रेक के बाद किसान भाइयों एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे खरीफ की कृषि नीति और जानकारी दे रहे थे श्री देवाशीष पंडा, प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश शासन। तो साहब हम लोग खरीफ के बारे में बात कर रहे थे, तो खरीफ के जितनी भी फसलें हैं उनकी बीज की उपलब्धता के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्योंकि जलवायु अलग अलग है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, उसी हिसाब से प्रजातियां और फसलों की बात है, तो इसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, बीज का इस वर्ष हम लोग मतलब आज भी किसान जाएगा सीड स्टोर पर, धान के, मक्के का, जो आपके और दलहनी फसल है, ये सब उपलब्ध है। दलहनी तिलहनी सब मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि आप समय नष्ट न करते हुए अपना बीज जरूर जाके सीड स्टोर से लें, उस पर अनुदान भी उपलब्ध है। और दूसरी बात यह है कि अच्छे प्रजाति का बीज जो हमारे सीड स्टोर पर उपलब्ध है उसको जरूर इस्तेमाल करें। जो सर्टिफाइड प्रमाणित बीज है वही करें, उससे उनका उत्पादन में वृद्धि होगा। जी जी। और बीज की कोई कमी नहीं है। हमने इस बार बहुत पहले ही सीड स्टोर पर उसको पहुंचा दिया गया है प्रत्येक जनपद में। जी। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो जो हमारे उपनिदेशक कृषि हैं उनसे संपर्क करें, और वहां से समस्या का नहीं हल होता है तो जिलाधिकारी से संपर्क करें। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बीज की कोई कमी नहीं, हमने बीज समय से उपलब्ध करा दिया है। मतलब किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो प्रमाणित बीज लें, उससे मतलब रोग रोधी प्रजातियां मिल जाएंगी, उत्पादन अच्छा होगा। और देखे साहब, अगर उत्पादन अच्छा होगा तभी हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, और किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन साहब ये तो बीज और खाद की बात हुई, जो हमारे कृषि यंत्र प्रयोग में आते हैं, क्योंकि अब क्या कहते हैं मजदूरी और क्या कहते हैं मानव शक्ति की कमी भी धीरे धीरे होती जा रही है, क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा और कम समय रहता है। तो ऐसे में जो कृषि यंत्र हैं साहब, वो चाहे शक्ति चालित हों चाहे मानव चालित हों, तो इनकी उपलब्धता या इनके लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार? कृषि यंत्र पे भी एक अभी कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में उसको बृहद रूप से हम लोग लाने का इसको थोड़ा विस्तार बना रहे हैं। और जो कृषि यंत्र पे सब्सिडी उपलब्ध है, अनुदान मिलता है, उसमें अलग अलग जो उपकरण है उस पर अलग अलग सब्सिडी है, और आपको वहां जिला स्तर पर पूरी उसकी जानकारी मिल जाएगा, या हमारे वेबसाइट पे भी उस पर सारी जानकारी उपलब्ध है। जी जी। और इसमें देखिए हम लोगों ने पिछले वर्ष में इसको एक नया व्यवस्था बना दिया। इसके तहत किसान कहीं भी जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, मतलब उपकरण है जो मतलब स्टैंडर्ड ISI मार्क्ड है, तो वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, और उसका जो सब्सिडी यानी अनुदान का जो अंश है वो उनको RTGS में उनके खाते में वो धनराशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये व्यवस्था हमने पिछले वर्ष लागू किया और उसमें काफी अच्छा जो फीडबैक मिला है किसानों से। इसके अलावा किसान चाहता है तो हमारा जो एग्रो की यूनिट्स है उस पे सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध है, किसान जाके उसको वहां से भी खरीद सकता है, क्योंकि कई किसानों को जो सरकारी एजेंसी है उस पर भी भरोसा है। तो हमने इसलिए एग्रो के में भी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उपकरण वहां रखा हुआ है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन किसानों को छूट है, वो कहीं से भी उसको क्रय कर सकते हैं। अच्छा साहब, जैसे क्रय तो कर लिया, मान लीजिए एग्रो से किया या किसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से लिया, तो छूट के लिए हमारा किसान भाई किससे संपर्क करे और वो उपनिदेशक कृषि जो है उनसे पहले जाके वो उनसे अपना आवेदन पत्र देंगे। वो जब उनको अनुमति दे देंगे कि ठीक है आपको, क्योंकि उसमें सीमित मात्रा में वो उपलब्ध है जो सब्सिडी का राशि, तो जो उसमें किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आओ पहले पाओ। तो वो किसान जाके अपना आवेदन दे या अपना रिक्वेस्ट दर्ज करे, अनुरोध दर्ज करे, तो उस पर जो चयनित किसान है वो फिर जाके उसको क्रय करेगा। क्रय करने के बाद वो रसीद और कागजात जो है वो जमा करने के पश्चात उसके खाते में सीधा धनराशि ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा साहब, ये तो खरीफ के लिए बहुत बढ़िया नीति सरकार ने बनाई, लेकिन अभी आपने जो कृषि नीति की बात कहा कि जैसे उसमें पशुपालन है, उद्यान विभाग है और उसमें मछली पालन है, ये सब है, तो ये सब विभाग अलग अलग हैं, तो इन सबका सामंजस्य करके कृषि नीति में कैसे समेकित करके एक उस पर ले आया गया है कि कैसे हमारे किसान भाइयों का हित हो और कहाँ कहाँ संपर्क करें? कृषि नीति आने से पहले मैं एक दो चीज और जानकारी देना चाहूंगा हमारे सभी किसान भाइयों को। जी जी। कि एक हम जो धान की रुपाई करते हैं उसमें हम 15 दिन विलंब कर देते हैं।
उस 15 दिन विलंब से वो आगे रबी के फसल की उत्पादकता में भी उस पर बुरा असर डालता है। वो भी विलंब हो जाता है। वो विलंब होता है। जो उत्पादकता, जो टेम्परेचर, मतलब जो क्या कहते हैं, समय का नुकसान होता है। वो नहीं, टेम्परेचर और ये उससे परिवर्तन से जो वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जो वानस्पतिक वृद्धि, हाँ, जो फली बनता है उस पे भी कमी आती है, जिससे कि उत्पादकता में कमी आती है। तो इसका बुवाई जो है, जो आमतौर पर करते हैं, उससे 15 दिन इन एडवांस हो। दूसरा ये है कि उनको सीधा बुवाई जो है ड्रम सीडर का प्रयोग करके करना चाहिए, और काफी जगह किसान उसको अपना रहे हैं। उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि वहां उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। जी जी। और धान की फसल के लिए अधिक उत्पादन के लिए एसआरआई पद्धति का अपनाना, ये सब जानकारी के लिए हमारा ब्लॉग पर एक बीटीएम उपलब्ध है, जो ब्लॉक टेक्नोलॉजिकल मैनेजर हम लोग कहलाते हैं, वो उपलब्ध है। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र, वो प्रत्येक जनपद में है। तो इसकी समस्त जानकारी, जो तकनीकी जानकारी है, वो उनको उपलब्ध कराएंगे। और किस प्रजाति के बीज बोना है, तो तकनीक का अपनाना, वो उनको बीटीएम जो है वो सारी जानकारी देंगे। पीटीएम देंगे। इसके अलावा केवीके, जहां पर वैज्ञानिक है, वहां पर वो भी उनको जानकारी देंगे। अच्छा साहब, आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देखिए सरकार कितनी जागरूक है आपके आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार।